जी शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मॉस मीन्स, MUS मॉस जो है एक लतीनी जबान का लफ्ज है और इसके जो मतलब हैं वो सारे ही बनते हैं। मैनर्स क्या हैं, कस्टम्स, हैबिट्स, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही बनते हैं। सवाल पूछा गया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया। डिटेल इसकी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है, लिटरेचर मस्ट बी रिटन इन। जो आप लिटरेचर लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखते चैप्टर 2 के अंदर जब आप थीसिस कर रहे होते हैं, तो लिटरेचर को किस स्टाइल के अंदर लिखना चाहिए? क्या फॉर्मल और पर्सनल होना चाहिए? यानी फॉर्मल तो एक एकेडमिक राइटिंग फॉर्मल होती है, ठीक है, और लेकिन पर्सनल होना चाहिए। एकेडमिक्स कॉलिक्वल होना चाहिए, या एकेडमिक और फॉर्मल होना चाहिए, या कोलोकियल एंड फॉर्मल होना चाहिए? कोलोकियल का मतलब क्या है? कोलोकियल बातूनी शायद इस तरह कुछ होगा। तो ये इसका जो है ना, जो लिटरेचर जो हम लिखते हैं, बोल नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे आप, आवाज आ रही है? जी, जो लिटरेचर है ये एकेडमिक और फॉर्मल में होना चाहिए, क्योंकि एकेडमिक हम राइटिंग कर रहे होते हैं, एकेडमिक और फॉर्मल होना चाहिए। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज। जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसकी क्या खसूसियात हैं? अब सेंसरी मोटर से मुराद ये है कि जो हम अपने बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर सेंसेस का इस्तेमाल, सेंस यानी जो हमारे 5 सेंसेस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एविडेंस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, क्यूरियोसिटी टू नो एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट थिंग, ऑल ऑफ दीज। थोड़ा सा आप गलत जा रहे हैं। देखें, सेंसरी आर्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी खसूसियात के अंदर क्या आएगा? देखिए, आपके सेंसरी आर्गन आपको हर लिहाज से मदद दे रहे होते हैं कि आपने चीजों को डिफरेंशिएट भी कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। आपको वो कोई आपके सेंस आर्गन ही आपको देते हैं, ऑप्शन देते हैं, तो फिर आप सोचते हैं ना, अरे मुझे किसी चीज ने काटा है, मुझे किसी चीज ने तंग कर रही है, तो मैं सिग्नल, दिमाग को सिग्नल दूंगा, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो पीछे हटेगा। तो जो सेंसरी मोटर है, सेंसेस है, वो हमारे हर पार्ट के अंदर हमारी मदद कर रही होती है। जी बस मैं इसी सुनने के इंतजार में बैठा था, और आपकी आवाज आने से मैंने माइक लगा दिया। अब ठीक आएगी। अच्छा, a key definition defining characteristics of experimental research। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्या चीज खास है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर नेवर प्रेजेंट। तो हमारी हर रिसर्च के अंदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहीं ना कहीं आया होता है और हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन यूजली एक्सिस्ट नहीं, नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव कोरिलेशन यूजली एक्सिस्ट नहीं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूंकि कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको, उसके अंदर जो है ना वो हम उसकी वैल्यू कम ज्यादा करते हैं, यानी मैनिपुलेट करते हैं असराद लेने के लिए, जो हम उसका इफेक्ट लेना चाह रहे होते हैं उसके मुताबिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डोज देते हैं। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, जो आप टॉपिक है आपका, वो कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल होना चाहिए, ताकि पता चले यार फलां बंदे ने बहुत अच्छी रिसर्च की है। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए कि लोगों की उसकी तरफ तवज्जो बने। लोकल होना चाहिए, हमारे छोटे मोटे मसले होने चाहिए। या पर्सनल होना चाहिए, किसी बंदे की जाती जो है ना वो प्रॉब्लम होना चाहिए। जी, रिसर्च प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, दिलचस्पी का हामिल होना चाहिए। नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन इन स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जहां कौन सी रिसर्च है जिसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, यानी न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता? एक्सप्लोरेटरी स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, सर्वे स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी। मोहम्मद बिलाल साहब भूल रहे हैं आप, मैंने कहा नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नहीं कहा मैंने, मैंने कहा है नॉन न्यूमेरिक। जी बिल्कुल ठीक, नॉन न्यूमेरिक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वालिटेटिव होती है, और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो है वो नॉन न्यूमेरिक डाटा हमारे पास होता है, ठीक है।
उसके बाद जी, अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू, अप्लाइड रिसर्च क्यों कंडक्ट होती है? डिवेल्प थ्योरीज, कि हम इससे थ्योरी डेवलप करते हैं। इंट्रोड्यूस फंडामेंटल रूल्स, हम फंडामेंटल रूल्स यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स आर आइडियाज, इससे नए प्रोडक्ट्स बनती हैं। बात को समझे, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स। डिस्क्राइब द फिनोमेना, कि फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है। सवाल तो बड़े आसान है, पता नहीं गलत क्यों बता रहे हैं आप लोग। देखिए, थ्योरीज जो है ना वो डेवलप होती हैं अप्लाइड के अंदर, और वो बेसिक के अंदर। नए रूल्स बनते हैं बेसिक के अंदर। डिस्क्राइब द फिनोमेना, फिनोमेना को डिस्क्राइब करना, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है अप्लाइड रिसर्च की कि हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं। ठीक है, डिवेलप न्यू, मैंने यहाँ न्यू थ्योरी की बात नहीं की, न्यू प्रोडक्ट्स की बात आ गई है। आपके पास नॉलेज है, उस इल्म का इस्तेमाल करते हुए आप कोई नई चीज बनाएंगे, उस चीज को बनाएंगे तो वो अप्लाइड के अंदर आएगा। यानी कुछ नया बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या उन थ्योरीज को इस्तेमाल करके नए आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, तो ये अप्लाइड के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ देखें, यानी नई प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो कुछ रूल्स, लॉज, थ्योरीज, थ्योरीज हमेशा रिटर्न के अंदर होती हैं। थ्योरीज किसी प्रोडक्ट शेप में नहीं होती, थ्योरीज हमेशा रिटर्न के अंदर होती हैं। उनका इस्तेमाल करके हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। वैलिडिटी रेफर्स टू, वैलिडिटी रिलायबिलिटी की बात की थी, तो वैलिडिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट है, रिजल्ट का बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी है, शिद्दत है। क्रेडिबिलिटी है, अप्रोचेबिलिटी है, रिपीटेबिलिटी है। जी, जो वैलिडिटी होती है, यानी वो कहते हैं फलां बंदा वैलिड है, फलां इनवैलिड है, फलां जो बात कही गई थी उसके मुताबिक पूरा उतरा है, फलां उस बात के ऊपर पूरा नहीं उतरा। तो ये क्या, उस चीज की क्या चीज देखी जा रही है? क्रेडिबिलिटी देखी जा रही है, कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी इतनी है। तो वैलिडिटी जो है ये क्रेडिबिलिटी की बात करती है। ठीक है, वैलिडिटी किसकी बात करती है? क्रेडिबिलिटी की बात। रिपीटेबिलिटी हम कहते हैं, कंसिस्टेंसी की तरफ कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट, ऑब्जेक्टिविटी की शिद्दत या यूजिबिलिटी में कहीं आ जाता। अप्रोचबिलिटी, अप्रोचबिलिटी यूजिबिलिटी में आएगा, कि हम को कितनी अप्रोच है, किसी काम को करना हमारे लिए कितना इजी है वगैरह। वी सी हाउ पीपल एक्ट आर हाउ थिंग्स लुक इन, हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं और हाउ थिंग लुक, और चीजें कैसे दिखती हैं। तो किससे करेंगे? आसान सा सवाल है, सारे ठीक बता रहे हैं, शुक्रिया। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इंटरव्यू तो फेस टू फेस एक होता है फिनोमेना, और जबकि अच्छा जी, these types of question are concerned with people emotional responses to their experiences, इमोशनल रिस्पॉन्सिव टू देयर एक्सपीरियंसेस। जी, जब हम लोगों के इमोशंस, इमोशनल रिस्पॉन्सेज को लेते हैं तजर्बात में, तो इमोशन किसके साथ ज्यादा यहाँ पे मैच कर रहे हैं? एक्सपीरियंस के साथ, फीलिंग के साथ, ओपिनियन, वैल्यू। आप लोग ठीक समझ रहे हैं, इमोशंस का ताल्लुक फीलिंग के साथ है, इमोशन का ताल्लुक फीलिंग के साथ है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास इमोशन रिस्पॉन्स होते हैं वो हम उसको फीलिंग क्वेश्चन के अंदर काउंट करते हैं। बेसिक पर्पज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च का बेसिक पर्पज क्या है? एनालाइज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कोई सिचुएशन हमारे पास है उसको एनालाइज करना। स्टडी व्हाट पीपल आर डूइंग, इसकी स्टडी करना कि लोग क्या कर रहे हैं। ऐड एन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज हमारे पास है उसके अंदर नया नॉलेज ऐड करना। अप्लाई रूल्स इन न्यू सिचुएशन, जो रूल्स हैं उनको नई सिचुएशन में करना। जी अर्शद साहब, जबरदस्त। जी, जो बेसिक रिसर्च है ना, थ्योरीज बनाना, या थ्योरीज बनाने के अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ इजाफा करना, तो ये नॉलेज का इजाफा होता है। ठीक है, बाकी देखें, यहाँ ये एनालाइज करने की बात हो रही है, ये बहुत बाद में चीजें होती हैं, ये बेसिक अप्लाइड का इनके काम नहीं है। स्टडी व्हाट पीपल आर डूइंग, ये ऑब्जर्वेशन के अंदर हम कर सकते हैं। अप्लाई, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर कर सकते हैं। और अप्लाई रूल्स न्यू सिचुएशन, ये हम कह सकते हैं कि अप्लाइड रिसर्च के अंदर आ जाएगा। इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन, इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन। कौन सा है? रिसर्च हाइपोथेसिस, ये प्लान ऑफ एक्शन है, यानी जिसके अंदर हम अपना मफरूजा दे रहे होते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो एक्शन है हमारा। रिसर्च डिजाइन या एक्सपेरिमेंट,
ये चाहे करिकुलम डिजाइन की बात हो, चाहे रिसर्च डिजाइन की बात हो, चाहे टीचिंग, कुछ कुछ भी कहीं भी डिजाइन की बात हो, तो डिजाइन का मतलब होता है किसी चीज का प्लान ऑफ है कि किस काम को कैसे करना है, इसका डिजाइन कैसे है, कि असेंडिंग एडर में, डिसेंडिंग में क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है, कौन सी रिसर्च करनी है, डाटा कैसे इकट्ठा करना है। यानी वो एक तरीकाकार है, एक काम करने का प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करके काम कर रहे होते हैं। तो डिजाइन हमें बताता है कि, यानी उस डिजाइन में बताता है कि यहाँ कैसे काम होता है, यहाँ कैसे काम चलता है। वी मैनिपुलेट एंड कंट्रोल वेरिएबल इन, कहाँ पे हम वेरिएबल को मैनिपुलेट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। कौन सी रिसर्च है जहां वेरिएबल्स को मैनिपुलेट भी किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है। तो वेरिएबल की बात जो है वो मोस्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होती है, और यहीं पे हमारे पास ग्रुप होते हैं जिसको एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। इट इज एन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सोशल यूनिट। कोई मसला है आपके पास, और उसके पास इन इंटेंसिव, बहुत डीप, बहुत गहराई से, बहुत तनदोही से, गौर से आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई सोशल यूनिट। तो क्या होता है ये आप लोग सही जबरदस्त बता रहे हैं, केस स्टडी होता है। ठीक है, केस स्टडी, जहां पे किसी चीज के बारे में गहराई के अंदर नॉलेज हासिल करना, उसकी देखना, ये केस स्टडी के अंदर आता है। Research that is done to understand an event from the past is known as रिसर्च। जो माजी के मुतालिक रिसर्च होती है, पास्ट पास्ट की बात आ रही है, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, रेप्लिकेशन, आर्कीवल। तो ये हिस्टोरिकल होगी, माजी की बात हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर होती है। इट इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बड़ा मुश्किल है। अमंग ऑल द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे मुश्किल काम कौन सा है, कि प्रॉब्लम को सिलेक्ट कैसे करना है, सैंपलिंग कैसे लेनी है, कोडिंग कैसे करनी है, डेटा को एनालिसिस कैसे करना है। आप लोग ठीक कोई नहीं बता रहे हैं, प्रॉब्लम तो मिल ही जाती हैं। वो आम होता है, वो सवाल इस तरह था कि लोगों को सबसे बड़ा मसला कहाँ पे आता है, वो प्रॉब्लम सिलेक्शन में आता है। वो एक जनरल बात थी कि रिसर्च के अंदर लोग, हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में लोग कहाँ फंसते हैं। सैंपल सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम मुश्किल होगा लेकिन नहीं इतना, सैंपलिंग मुश्किल होगा पर इतना मुश्किल नहीं है, डाटा मिल ही जाता है। कोडिंग करना मुश्किल है। कोडिंग है बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उस यानी इंफॉर्मेशन। देखें, आप लोग मेरे से कहते हैं सर जी मैंने आपसे डाटा लेना है, अब आप मेरे से डाटा लेने के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, मतलब क्वालिटेटिव है ना। अब क्योंकि जहरी बात, सबूत रखना होता है क्वालिटेटिव में हर चीज का, ठीक है, गुफ्तगू होती है। अब आप जो है वो वीडियो उसको एक, यानी उसको आपको डाटे को कैसे उसको संभालना कैसे है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उस डाटे को लेना है। तो कोडिंग जो है ना, एक अमल क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसकी मैंने थोड़ी डिटेल दी थी, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर शायद नहीं है, तो जब इसको देख लीजिए, ये कोडिंग है, इसका आंसर जो है ना। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। वो बच्चे हमारे पास जिनको स्पेशल नीड है, खास स्पेशल जरूरत है, उनको हम क्या करें, अलॉन्ग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन, हम उनको अपने पास जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाएं। बाई मेथड डेवलप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन स्पेशल स्कूल, हम उन्हें स्पेशल स्कूल के अंदर जो मेथड होता है उनके साथ उनको वहीं पे पढ़ाएं। इन स्पेशल स्पेशल स्कूल में भेज दें, इन ऑफ दी। हम जनरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और जनरल एजुकेशन वाले कहते हैं कि बच्चे को कभी आपने इंक्लूसिव एजुकेशन, हम किस क्यों टर्म में सवाल करते हैं, कि जहां पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर उन बच्चों को भी शामिल कर रहे होते हैं जिनको अंदर वो स्पेशल नीड होती है। हमारे पास बच्चे बिल्कुल स्पेशल नीड वाले नहीं आते। ठीक है, हमारे पास बच्चे बिल्कुल स्पेशल नीड वाले नहीं आते कि अंधा आ गया है, उसे पता है कि मेरा स्कूल ही नहीं है। मतलब हर वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड वो नहीं आएगा, हमारे पास वो बच्चा आएगा जिसको कोई थोड़ा बहुत मसला है, किसी को थोड़ी नजर खराब है, किसी को सुनाई थोड़ा कम देता है। अब उसको हमने उसी क्लास के अंदर चलाना होगा, बस थोड़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना होगा। तो बच्चों को कभी सेग्रीगेट नहीं करना। आपने जनरल एजुकेशन में सवाल आने वाले सवालों में आपने कभी इस तरह की बात नहीं करनी कि बच्चे को स्पेशल एजुकेशन स्कूल में भेज दो, बच्चे को यहाँ से निकाल दो, बच्चों को अलग टीचिंग मेथड से पढ़ाओ। हम उसके अंदर ऐसी बैलेंस टर्म यूज करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखें, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ाएं, सेग्रीगेट नहीं करना, स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना, स्पेशल स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं करना, ये काम हमने नहीं करने, ठीक है। Males have been found to differ slightly from females in three well-documented areas of mental ability. लड़कियां जो है ना ये मुख्तलिफ होती हैं लड़कों से, और किस लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं, कुछ बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है। Which of the following is not one of the अब भूलते हम क्या हैं, इस नाट से भूलते हैं। किसमें भूलते हैं? इस नाट से भूलते हैं। हम देख रहे होते हैं, ओवरऑल बात कर देते हैं। सर जुहेब साहब, आप वही बात समझ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं आपने नाट को नहीं देखा। हमारे पास जो अल्लाह की तरफ से है कि लड़कियां बोलने के अंदर अच्छी होती हैं, यानी वर्बल एबिलिटी लड़कियों की लड़कों की निस्बत ज्यादा होती है। यानी इसका मतलब है कि लड़कियां वर्बल में बेहतर हैं और लड़के वर्बल में कम हैं। मैथमेटिकल एबिलिटी, ये दुनिया में ऑब्जर्व किया गया है कि लड़के जो होते हैं वो मैथ के अंदर अच्छे होते हैं और लड़कियां मैथ के अंदर अच्छी नहीं होती। ऑब्जर्वेशन है मोस्टली जगह पे ऐसे ही कि लड़के मैथ के अंदर अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ के अंदर अच्छी नहीं होते। लड़कियां वर्बल अच्छा होती हैं, बोलने में अच्छी होती हैं, और लड़के बोलने में कम होते हैं। विजुअल स्पेशल एबिलिटीज, बोलने की यानी विजुअल देखने की स्पेशल एबिलिटीज, वो मेरे ख्याल ये लड़कों में शायद होती है, इसका मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो अब देखिए जो है ना इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दी, ये इसका जवाब है, ठीक है। यानी जो यहाँ मैंने बात की है, मेल्स हैव बीन फाउंड टू डिफर स्लाइटली, मेल थोड़े से फर्क के साथ हैं फीमेल के अंदर। थ्री वेल डॉक्यूमेंटेड कौन सी हैं? वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और विजुअल एबिलिटी। इनके अंदर मेल मुख्तलिफ होते हैं लड़कियों की निस्बत। ये विजुअल एबिलिटी भी मेल ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो काम करते हैं ना नासा के अंदर और स्पार्को हो गया, ये यहाँ पे मेल ज्यादा होते हैं वहां पे ना, ठीक है। तो यानी उनके अंदर ज्यादा एबिलिटी होती है। तो जो इंटेलिजेंस है ना, ये हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो आईक्यू है ना, ये एक सेम होता है, आईक्यू या आईक्यू की तरह डिफरेंस नहीं होता। बात की समझ आई है? बात की समझ आई है कुछ कुछ? चले जेन में रख लें, तीन चीजों के अंदर फर्क है और इंटेलिजेंस के अंदर फर्क नहीं है, और यहाँ पे बात की गई है नॉट की बात की गई है, ठीक है। अगर बात की गई तो ना बाकी किस में है, तो फिर आप इन तीनों में से कोई और ऑप्शन आ जाएगा सवाल में, यानी वर्बल का आ जाएगा या इस तरह कोई और ऑप्शन आ जाएगा, तो उस वक्त आपने क्या कर लेना है, उस ऑप्शन को देख लेना है कि वो लगा देना है कि मेल उसमें। यानी मेरे ख्याल सिर्फ ये वर्बल में लड़कियां अच्छी होती हैं, मैथमेटिकल और विजुअल में लड़के अच्छे होते हैं। Dash is related to the objective that a teacher should make an attempt to understand the potentialities of student। हाईलाइट नहीं किया ऑप्शन को, ओहो। अच्छा जी, डैश इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव, ये उसका मकसद है। दैट अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ स्टूडेंट, कि टीचर्स को जो है वो बच्चे की पोटेंशियलिटी किस तरह मालूम होती है। क्या उस्ताद को सोशियोलॉजी से पता चलता है, सोशल फिलासफी से पता चलता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से पता चलता है कि बच्चे का क्या क्या जहानत है, बच्चा क्या उसका पोटेंशियल क्या है, तो इससे पता चलेगा। जबरदस्त, सबने ठीक बताया। In an experiment to find out if taking ginseng increase IQ score, the IQ score would be। जेनसेंग का मतलब मैंने कुछ पढ़ा था यार, एक फिनोमेना है जेनसेंग ना, तो कहता है कि उस जेनसेंग के जरिए आईक्यू जो है ना वो इंक्रीज होता है। अब जेनसेंग क्या है और आईक्यू क्या है, ये जरा बताइए। तो आई क्यू क्या होगा हमारे पास, डिपेंड यानी उससे उससे इंक्रीज हो रहा है, यानी एक फिनोमेना उसको यूज करते हैं तो उससे आई क्यू बढ़ रहा है। तो आई क्यू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो होगा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो कौन सा होगा? जेनसेंग होगा। All of the following advanced principle of child development that are closely allied to the stimulus response learning theory accept। इन तीन बंदों में से दो बंदे ऐसे हैं जो स्टिमुलस
रिस्पॉन्स थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं, काम करते हैं, एक बंदा उसको नहीं मानता। कौन है वो नहीं मानता? पावलो, ये जो जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, ये तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है। जेबी वाटसन बिहेवियरिज्म है, और बिहेवियरिज्म की ही तमाम थ्योरीज जो है वो लर्निंग थ्योरीज वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर बात करती है। ये जो गैजल है, जो बी है, ये बात नहीं करता इसकी, यानी ये वाला जो है वो इसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। और ये किसके ऊपर फोकस करता है? डेवलपमेंटल नॉर्म और स्टेजेस के ऊपर, rather than जो है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। The process whereby the genetic factors limit an individual responsiveness to the environment is known as, जहां पे हमारे पास जो जेनेटिक फैक्टर है लिमिट एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को लिमिट कर देता है रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ। द प्रोसेस वेयर बाय द जेनेटिक फैक्टर, यानी हमारी जीन जो है ना वो लिमिट कर देती है किसी इंडिविजुअल को के रिस्पॉन्स को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट तो इसके साथ थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा है। नहीं जी, आप लोग गलत बता रहे हैं। यहाँ एक नया नाम आया, नई चीज आई है, उसी को लगा दीजिए जिसका आपको कोई नहीं पता। कोनलाइजेशन, क्या कहते हैं? कोनलाइजेशन, जहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स की लिमिटेशन है कि वो इन्वायरमेंट के साथ जो है ना वो उसके रिस्पॉन्स उस तरह नहीं दे सकते, तो इसको कोनलाइजेशन बोलते हैं। ये थोड़ा मैंने कोनलाइजेशन के मुतालिक बता दिया है। दैट जेनेटिक फैक्टर कैन रिस्ट्रिक्ट और गाइड द डेवलपमेंट ऑफ अ सर्टेन ट्रेड्स, लिमिटिंग हाउ मच इन्वायरमेंट वेरिएशन कैन इन्फ्लुएंस दीज ट्रेड्स। इन कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जिनके अंदर इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता, जीन्स को चेंज नहीं किया जा सकता, वो इंसान के अंदर परमानेंटली रहते हैं चाहे इन्वायरमेंट जितना ही चेंज कर लिया जाए। In order to develop the spirit of labor in student, the teacher should, हम बच्चों को मेहनती बनाना चाहते हैं, यानी उन बच्चों के अंदर मेहनत का जज्बा पैदा करने के लिए स्टूडेंट के अंदर टीचर को क्या करना चाहिए? हिम सेल्फ इंडल्ज इन लेबर, तो उस्ताद को भी लेबर वाला काम करना चाहिए, तब बच्चे होंगे। गलत बता रहे हैं, थोड़े सारे ऑप्शन को पढ़ें। डिलीवर लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, लेबर के ऊपर जो है वो ऑप्शन दिए जाए, मतलब लेक्चर दिए जाए। स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डू लेबर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि बच्चों को टाइम टू टाइम लेबर वाले काम करवाते रहें ताकि उनके अंदर वो लेबर वाली सलाहियत पैदा हो। तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी उनको गाहे बगाहे एक्टिविटीज इस तरह की देते रहें ताकि उनका उसकी लेबर की तरफ जो है वो। इसमें देखिए जो है ना, जैसे हमारे घरों के अंदर होता है, छोटे बच्चे हमारे हैं, अब अगर बच्चों को आप कोई काम नहीं कहेंगे, जैसे लाड प्यार करेंगे, तो जब बच्चों को काम कहेंगे बच्चा काम नहीं करेगा, उसका दिल ही नहीं करेगा, ठीक है। और जब आप बच्चे को बार बार काम करें, उसे पता है कि यार ये काम करने होते हैं, तो फिर बच्चा कामों के अंदर आता है। इनका है बगाए बच्चों को पैम्पर नहीं कर, उनको काम देना चाहिए। हिमसेल्फ इंडल्ज इन लेबर, इसको थोड़ा सा इस लिहाज से देखें, एक डिग्निटी भी होती है। यानी उस्ताद जो है ना वो टीचर को कैसे काम करना चाहिए, यानी मिसाल के तौर पे जैसे है सफाई के हवाले से हम बच्चों को कहते हैं कि फलां कर दो, छोटा मोटा तो होता है, क्या टीचर झाड़ू दे लेके झाड़ू देना शुरू कर दे क्लास में बच्चों के सामने, या कोई ऐसे और काम होते हैं। बहरहाल उस्ताद को कामों के अंदर आना, खुद कामों के अंदर इंडल्ज होना, किसी हद तक ये अच्छी प्रैक्टिस है। और लेकिन ये है कि आप उनको बगैर काम कहते रहें तो बच्चे करेंगे, ठीक है। पेडागोजी की नज़र से सूटेबल आंसर यही है कि बच्चों को गाहे बगाए काम कहते रहें, अगर बजाय इसके खुद उसके अंदर इंडल्ज हो। द key difference between evolutionary and cultural change is that evolutionary change alters that whereas cultural change alters। दो आंसर है। पहला कह रहा है एवोल्यूशनरी चेंज, एवोल्यूशनरी चेंज होती है जो नस्ल दर नस्ल होती है, ठीक है। और एक होती है कल्चरल चेंज जो कि इन्वायरमेंट से होती है। कल्चरल चेंज में पता चल गया कि दैट चेंज अल्टर्स, कल्चरल चेंज जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से है, और जो इवोल्यूशनरी चेंज होती है वो हेरिडिटी की वजह से होती है। जैसे अगर माँ बाप जो है उनको एक खास बीमारी है तो बच्चों के अंदर भी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अब वो क्या है उस चीज को तोड़ने के लिए, मेरा एक है अब जानने वाला, मतलब हमारे क्लास 4, अब उनके वालदेन की पीछे शादियां 3 4 इकट्ठियां होती आ रही हैं, मसेर मलवेर फुफेर पितरेर इस तरह। अब उनके चाचू लोग भी ज़ईफ, उनके अपने बच्चे ज़ईफ, आगे बच्चे ज़ईफ, इन उनके अंदर कोई ना कोई इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। अब ऐसी चीजें बहुत सी जगह पे देखी गई हैं।
अब इसको करने के लिए क्या है कि उनकी क्रॉस किया जाए, यानी कि उनकी शादियां फैमिली से बैर की जाए, फिर थोड़े से जरासीम अगली में शिफ्ट होंगे, फिर अगली नस्ल, फिर अगली, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारे असरात खत्म हो जाएंगे। वैसे शादी तो खानदान में तो करनी ही नहीं चाहिए ना, शादी आउट ऑफ फैमिली होनी चाहिए, सुकून आ जाता है जिंदगी में, ये खानदान के तो रोले ही खत्म नहीं होते। क्रिएटिव राइटिंग राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान्ड फॉर, जो क्रिएटिव राइटिंग है इसको ओनली दो चिल्ड्रन रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल। चले, अल्लाह करे कि आपकी अच्छी गुजर रही हो। मेरे वालिद ने शादी बैर की थी, आउट ऑफ फैमिली की थी, और मैं तो बचपन से ही कहता था कि मैंने शादी आउट ऑफ फैमिली करनी है, और आउट ऑफ फैमिली ही शादी की थी। बहरहाल ये शादी जो है ना मेरी, तो अब फिलहाल फिर इस तरह हमने अपनी दो हमशीरा की शादी की, वो भी बैर की। मैं अपने बच्चों के भी है तो मैं कभी फैमिली के अंदर नहीं करूंगा, चाहे फैमिली में अच्छे रिश्ते भी होंगे, ठीक है। अच्छी बात है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं नहीं कहता, कुछ लोगों का अपना एक्सपीरियंस होता है, कुछ को किसी तरह हुआ होगा, लेकिन मेरे नज़दीक जो है, जो मेरी फिलासफी है, जो मैं समझता हूँ कि आप नई दुनिया को एक्सप्लोर करें, नए लोगों की तरीका रवायात को देखें। दो चीजें कहता हूँ मैं, जो मेरी एक है, मैं कहता हूँ, एक शादी आउट ऑफ फैमिली करें, दूसरा शादी शहर की लड़की से करें। ये आप गलत भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं देहात वाले किधर जाऊं, पर मेरी ये है, मैं कहता हूँ कि शादी शहर की लड़की से हो, और शादी जो है वो मतलब आउट ऑफ फैमिली हो। दो चीजें हैं, मैं इसको पसंद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो दोनों ही ऐसे ही हैं। अच्छा जी, इस चले, क्रिएटिव राइटिंग, अच्छा आज जो है ना क्लास जब एंड होगी ना 40 मिनट पे, और हमारे सवाल 1900 पूरे नहीं होंगे, आज हमने 1900 तक पूरे करने हैं सवाल, 70 सवाल करना है, तो फिर आपको दोबारा नया लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि आज उन्होंने ये कर दिया है कि ये ना आज सिर्फ 40 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 40 मिनट के बाद दोबारा करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान फॉर ओनली दूस चिल्ड्रन रीडिंग ऑन ग्रेड लेवल, कि उन, नहीं नहीं, शादी एक ही अच्छी। देखिए हम इसमें थोड़ी सा बात करता रहा हूँ कि हम दो शादियां, चार, तीन की बात करते हैं। इस्लाम ने ना, जो मेरे नज़र से गुजरा है, इस्लाम ने जहाँ चार शादियों की बात की ना, तो वो एक जंग की कोई मौका था जिसके ऊपर की, कि वहां पे ऐसी सूरत हाल थी, सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ शादी करने की जरूरत थी, ठीक है, जहाँ बहुत से लोग शहीद हो गए थे। और कुरान उसी आयत में जहाँ शादियों की बात करता है ना, वहीं पे ये बात करता है कि और आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। शादियां करना मुश्किल नहीं है, पैसा आपके पास है तो आप बीवियों को खुश रख लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन इंसाफ नहीं कर पाएंगे। शादी एक ही होनी चाहिए। अब जितने मौलाना तारिक जमील साहब हैं, बड़े बड़े उलमा कराम हैं, वो एक एक शादियां करते हैं। बात यह है कि आप इंसाफ कर पाएंगे तो फिर करें। मेरे ख्याल है, जो मेरी एक है, लस्ट है ये एक ना, अगर आप एक से ज्यादा शादियों की तरफ जा रहे हैं, जबकि आप एक शादी से अल्लाह ने औलाद भी दी है और आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही है, फिर लस्ट है, फिर और कुछ नहीं है, तो शादी एक ही होनी चाहिए। और अगर आप इंसाफ कर पाते हैं तो फिर करें। मैं कहता हूँ, मेरे पास एक शादी है ना, मैंने की हुई, मेरा दिल करता है कभी कभी कि यार मुझे ना जिंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, इस वजह से जो है ना वो, मैं कहता हूँ एक शादी भी बड़ी मुश्किल है संभालना। कि अपने काम करें जिनके अंदर दिल करता है, तो इधर फैमिली इग्नोर होती है, उसको भी साथ लेके चलना होता है। तो शादी एक ही होनी चाहिए, दूसरी का सोचना ही नहीं चाहिए। जी बस उनके लिए अमर रबी। अच्छा, ओनली दूस चिल्ड्रन हु कैन स्पेल एंड आल्सो कैन राइट कोर्सिव सेंटेंस, जो कोई सेंटेंस देख सकते हैं। ओनली दूस चिल्ड्रन हु वांट टू राइट फॉर द न्यूज़पेपर, वो हमारे गवर्नमेंट टीचर थे ना, तो वो हमारे दोस्तों ने ना, जिस स्कूल में मैं भी था, वहाँ दो टीचरों ने दो दो शादियां की हुई थी, हम चार लोग थे। और इसी तरह एक हमारे और दोस्त थे, उन्होंने, वो कहते यार ये गवर्नमेंट टीचर है ना, इसको एक शादी करनी चाहिए अर्ली एज, यानी जब गवर्नमेंट टीचर लगा है ना तब कर ले, और एक शादी 45 साल की उम्र में करनी चाहिए, ताकि उस वक्त तनख्वाह लाख 1.5 लाख हुई होती है, तो एक उस वक्त कर ले, एक जब 30-40 हजार 50 हजार तनख्वाह है उस वक्त कर ले। तो फिर ये वाला फार्मूला रखने। अब तो जो है ना 2-2 लाख में ही जो है वो बड़े मुश्किल होता है सर्वाइवल, इस जो महंगाई के दौर के अंदर जो है, अगर आपने क्वालिटी लाइफ अपने बच्चे फैमिली सबको देनी है तो ठीक है। अच्छा, ये हर एक का है क्रिएटिव राइटिंग, हर हर लेवल के बच्चे को सिखानी चाहिए। जो लिख नहीं सकता उसको भी बताएं कि क्रिएटिव है ना, जब वो ऐसे बच्चा जो है ना, वो क्या बोलते हैं, घूचे मारेगा उस समय लिखेगा, तो क्रिएटिविटी भी है, तो सबको करवानी चाहिए।
ओके, थोड़ी सी अपने आप को जो डी ट्रैक हो गए हैं वापस आ जाएं। द टर्म चाइल्डहुड एमनेसिया वाज क्वाइंड बाय, जो भूलने की, चाइल्डहुड एमनेसिया, जो चीजें भूल जाती हैं, इस हवाले से किसने बात की थी? जी, सिगमंड फ्रॉयड जो है ना, वो एमनेसिया की बात जो है ना इसने की थी, भूलने की बात, बच्चे भूल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी विद, जो बच्चे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर होते हैं ना, कंक्रीट जो उसकी 7 साल से लेकर 11 साल तक की एज वाली तीसरी स्टेज है जीन पियाजे की, उसके अंदर बच्चे कहाँ पे डिफिकल्टी फील करते हैं? प्रस्पेक्टिव टेकिंग, वो तो दूसरों को राय को, प्रस्पेक्टिव को वो लेने के काबिल होते हैं। डिडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक होती है फॉर्मल में, ठीक है, बी ठीक है, आप लोग जिन्होंने बी बताया वो ठीक है। इंडक्टिव तो इसकी खास बात है, ठीक है, सी जो ऑप्शन है, इंडक्टिव लॉजिक, वो कंक्रीट के अंदर आती है। इंडक्टिव होता है जब हम फिजिकली यानी सिंपल टू कम्प्लेक्स जाते हैं, फिजिकली चीजों को टच करके हम कुछ लॉजिक दे रहे होते हैं, वो इंडक्टिव के अंदर आती है। तो इंडक्टिव जो है वो आती है कंक्रीट के अंदर। इंडक्टिव बचपन से कर रहे होते हैं, लेकिन इंडक्टिव लॉजिक की बात आई है तो लॉजिक जो है ना चीजों के मुतालिक, वो कंक्रीट के अंदर आता है, ठीक है, लॉजिक कंक्रीट के अंदर आता है। और कंजर्वेशन जो है वो हम यहाँ पे इस स्टेज के अंदर अचीव कर लेते हैं। बस एक डिडक्टिव लॉजिक है जो हमें नहीं पता होती, ठीक है, यानी कि डिडक्टिव लॉजिक फॉर्मल के अंदर आती है। Piaget believed that children in the pre-operational stage have difficulty taking the perspective of an other person। अभी मैंने पिछले सवाल में बात रिपीट की है। कौन सी स्टेज है जहां बच्चा ना दूसरों की पर्सपेक्टिव को नहीं ले सकता, यानी अपना पर्सपेक्टिव है, मैं ही ठीक हूँ, मैं ठीक बात कर रहा हूँ। जी, ये इगो सेंट्रिक बच्चा उसमें कहता है जो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब जो मेरी बात है दुनिया ऐसे ही सोचती है, जैसे मैं कहता हूँ ना सारों का यही ख्याल ही है। अपने आप को बच्चा समझता है कि मेरी बात टल है और मैं ठीक हूँ, जिद्दी बच्चे जो बन जाते हैं। देखिए यहाँ मैंने कहा है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो कि जीन प्याजे की 7 साल से लेकर 11 साल तक की एज के बच्चे हैं। कहा गया है कि चिल्ड्रन एंड द, कौन सी डिफिकल्टी है, यानी अब जो बच्चा 7 से 11 साल तक का है ना, उसको किस चीज के अंदर इशू आ रहा है, प्रॉब्लम उसे कहाँ आ रहा है? क्या प्रोस्पेक्टिव टेकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है कि दूसरे लोग जो अपनी बात, उनके प्रोस्पेक्टिव की उसे समझ नहीं आती कि वो क्या बात कर रहे हैं? डिडक्टिव लॉजिक की समझ नहीं आ रही। डिडक्टिव जो होता है ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव, डिडक्टिव हाइपोथेसिस, डिडक्टिव लॉजिक, ये आता है फॉर्मल स्टेज के अंदर, यानी जहां पे हम चीजों को कंक्लूड कर रहे होते हैं, चीजों को टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं, जहां प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल की तरफ आ रहे होते हैं। और बल जो हमारा डिडक्टिव एंड स्टेज है वो फॉर्मल के अंदर आते हैं, तो उसकी हमें कंक्रीट के अंदर मुश्किल होगी। बाकी इंडक्टिव लॉजिक जो होती है, जिसकी चीजों को हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम जो है वो सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे होते हैं, फिजिकल चीजों को एग्जामिन कर रहे होते हैं, और कंजर्वेशन जो है हम अचीव कर लेते हैं कि ये चीज, ये छोटा गिलास है, ये बड़ा गिलास है, तो हम अचीव कर लेते हैं। तो डिडक्टिव लॉजिक जो है वो आएगा इसके अंदर। डिफिकल्टी की बात की गई है ना, प्याजे बिलीव डैट, ये भी हो गया कि इगोसेंट्रिसिज्म जो है वो होता है, बच्चा समझता है कि मेरा प्रोस्पेक्टिव ठीक है और मैं ठीक बात कर रहा हूँ, बाकी सारे चवले मार रहे हैं। जन जनरली द फिलोसफी क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ, तो फिलोसफी है ये किस तरह के क्वेश्चन? नहीं, आप लोग ने गलत बताया, मुझे पता सब है, यूनिवर्स ही कहना है। वो सवाल करते हैं ना, फिलोसफी सवाल करती है यूनिवर्स के हवाले से, तो सबके जहन में वही आना है कि फिलोसफी जो है ना वो क्वेश्चन करती है यूनिवर्स के हवाले से। फिलोसफी, असल बात जो है ना, फिलोसफी इसको हम नॉलेज से लेंगे, ठीक है ना, फिलोसफी जो है नॉलेज की, अब यूनिवर्स उस बेसिकली फिलोसफी सवाल करती है। फिलोसफी क्या करती है? सवाल करती है। अब सवाल करने की वजह से, फिलोसफी के सवाल की वजह से उसका ये नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज ही क्रिएट होगा। तो इसके दो जगह पे, मुझे एक जगह पे एजुकेशन जवाब भी मिला है और एक जगह नॉलेज भी मिला है, ठीक है। तो मुझे मेरा जो सूटेबल जो है वो अभी तो प्रोस्पेक्टिव है, कि और बंदा इसके ऊपर अच्छी रिसर्च करे तो बताइएगा। नॉलेज जो है ना वो फिलोसफी का जो क्वेश्चन है अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ यूनिवर्स, क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है, नॉलेज होगा या एजुकेशन होगा, तो इसमें नॉलेज लगा लेते हैं कि फिलोसफी हमें नॉलेज देती है, हमें नॉलेज ड्राइव करने में हमारी मदद करती है।
एक्सियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी वी डील विद। एक्सियोलॉजी कौन सी ब्रांच है जी? किस चीज को डील करती है? यूनिवर्स को डील करती है, रियलिटी को डील करती है, वैल्यूज को डील करती है? वैल्यूज को डील करती है, ठीक है। रियलिटी के बाद ओंटोलॉजी वाले करेंगे। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर जनरली द स्टेटमेंट ऑफ। एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनकी जो स्टेटमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव, आप एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव दे रहे होते हैं वो क्या होता है? डेलिब्रेट होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अनबायस्ड होता है, इंटेंडेड बिहेवियर होता है। इंटेंडेड होता है, यानी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो यानी हम इंटेंडेड, खुद हमें पता होता है कि हमने कौन सी स्टेटमेंट देनी है, हमने क्या बात करनी है, हमने क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने हैं, क्या मकसद होने हैं। ये नहीं है कि पिछले ही चलते रहे, जानबूझ के हमने कोई दे दिए हैं, अनबाइस्ड दे दिए हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारे इंटेंडेड होते हैं कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। इंटीग्रेटेड करिकुलम मीन, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट करना, बहुत से चीजों को, टॉपिक को इकट्ठा कर देना, मर्ज कर देना। ऑर्गेनाइजिंग सेवरल सब्जेक्ट्स अंडर टाइटल, बहुत से सब्जेक्ट्स को एक टाइटल के अंदर इकट्ठा करना। अरेंजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, खेल वगैरह अरेंज करवाना। स्टूडेंट वर्किंग टूगेदर, बच्चे मिलजुल के काम करें। रिलेटेड टू स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट की नीड की बात करना। तो एक टाइटल के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ कंटेंट को इकट्ठा करना, ये इंटीग्रेटिंग कहता है, इकट्ठा करना। The chance of encircling the correct answer for each multiple choice question just by guess in this paper are। जो हम ये पेपर ले रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर कितने परसेंट चांसेस होते हैं करेक्ट होने के? ए वाले भी गलत हैं, बी वाले भी गलत हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? चार। कितने ऑप्शन होते हैं? चार। और टोटल परसेंट को कितने कहते हैं? 100 को। तो 25-25% हो गया ना, यानी ठीक होने के चांसेस 25% है। जबरदस्त फाज साहब। इसलिए मैं कहता हूँ ना, जब पेपर आपने देना है पीपीएससी का, तो आपने 25% के चांस के साथ नहीं खेलना। आप 50 उड़ा दें, यानी दो ऑप्शन ऐसे हों आपको पता हो कि ये बिल्कुल नहीं है, तब तुक्का लगा के आपने आना। खैर, आप लोगों ने एफपीएससी का पेपर देना है, तो एफपीएससी